चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चला था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 4 क्लास हो गया, हमारा 5वां क्लास है। अब पहला 4 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम उम्मीद करता है कि जो कॉस्टशीट का फॉर्मेट है वो शायद तुम लोगों को याद हो गया होगा। जरा देखिए कितना याद है। सबसे पहले हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या आने वाला है, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड क्या मिलाकर क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब करेंगे दो एडजस्टमेंट, बोलो क्या, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसका सारा नया नया खर्चा बोलो क्या, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा तीसरा आने वाला है एडमिन ओवरहेड, कौन से नेचर का, प्रोडक्शन माइनस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप ऐड करेंगे, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करना है, दो एडजस्टमेंट, पहला ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके साथ एक और चीज आएगा एडमिन ओवरहेड, कौन से नेचर का, मार्केटिंग या जनरल नेचर का। ऐड करते क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। अब ये पूरे कॉस्ट शीट के अंदर में सारा वैल्यू दिया रहेगा। अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, घबराना मत। जब भी क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, मुझे क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पता है दो सिनेरियो होगा, बोलो दो सिनेरियो क्या क्या होगा। मेरा पहला जब ओपनिंग एफजी एग्जिस्ट करेगा और अगला जब ओपनिंग एफजी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पता है अगर ओपनिंग एफजी एग्जिस्ट करेगा यानी दो तरह का स्टॉक हो गया, एक ओपनिंग में था, एक करंट ईयर में और आया। तब यहां मेरे को 4 में से एक मेथड लगाना पड़ेगा, इधर फीफो या लिफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। पर ध्यान देना यहां पे 2 स्टेप में काम करेंगे। याद है हमारा पहला स्टेप में एक इक्वेशन लिखेंगे, एक सेकंड, याद है एक इक्वेशन लिखेंगे, जरा बताओ इक्वेशन क्या था, ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। अब ये 4 में 3 नंबर दिया रहेगा, 4th वाला मिल जाएगा। अब इसके बाद मेरे पास 2 तरह का स्टॉक हुआ, एक ओपनिंग में है, एक प्रोडक्शन में है, क्वांटिटी, वैल्यू एंड रेट। और बाई चांस लगाते हैं फीफो, तो यहां फीफो का मतलब क्या, जो पहले आया वो पहले चला गया, यानी ओपनिंग वाला जाएगा, ये बचेगा। अगला लगाएंगे लिफो, लिफो का मतलब क्या, लास्ट वाला चला गया, तो लास्ट वाला गया यानी ये वाला बचेगा। मेरा सिंपल एवरेज के अंदर में दोनों रेट का सिंपल एवरेज निकालेंगे। मेरा वेटेड एवरेज में सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे, सारे क्वांटिटी से आएगा वेटेड एवरेज रेट, जिसपे इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे। पर वही अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग एफजी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल सिनेरियो, यानी जितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा डिवाइड कर देंगे जितना यूनिट प्रोड्यूस किए, मुझे रेट पर यूनिट मिला। अब जितना क्लोजिंग एफजी का यूनिट था उससे मल्टीप्लाई कर, सीधा मिलेगा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू। अरे बोलो ना, ध्यान है ना ये सब बात, अरे बोल दो ना। इसके बाद हम लोग पढ़े मेरा हर एक लाइन आइटम को और डिटेल में। जैसे हमारा पहला लाइन था डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो सारा मटेरियल है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई या रिलेट हो पाता है फिनिश गुड से। अब मेरा जब भी डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू लिखेंगे तो परचेज का वैल्यू आएगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इशारा करेंगे, बताना वो सब क्या है। परचेज का वैल्यू जब लिखेंगे तो परचेज का वैल्यू आएगा, इसके अलावा बाकी सारा खर्चा आएगा जो मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में लगा। जरा बताना खर्चा क्या क्या है, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन का एक और नाम, कैरेज इनवर्ड का एक और नाम, फ्रेट इनवर्ड। अगला गुंडागुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये मिली, टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटी, जिसका रिफंड आएगा नहीं आएगा, जिसका रिफंड आ गया वो मेरा खर्चा थोड़ी ना, जिसका नहीं आया खाली वही मेरा खर्चा रहेगा। मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस के अंदर में क्या आने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस, उसको क्या मिलेगा, एक बेसिक। अगला बताना है इन्फ्लेशन के लिए, घर के लिए, बीमारी के लिए, रिटायरमेंट के बाद, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अच्छा काम करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन। इसके बाद पढ़े डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका डेफिनेशन दिया था सीमा के द्वारा, वह यार डेफिनेशन था, पर एग्जांपल अच्छा था। मेरा पहला था रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, याद है डोमिनोज के एग्जांपल दिया। मेरा अगला था हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, याद है कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जांपल दिया। मेरा अगला है कॉस्ट ऑफ मोल्ड, बॉटल का एग्जांपल दिया। मेरा अगला है मैप एंड डिजाइन, क्लास का एग्जांपल दिया। एक था जॉब चार्जेस, जो हम शायद समझाए नहीं, ओके ठीक है। इसके बाद मेरा आया 3 तरीका का ओवरहेड, एक था फैक्ट्री ओवरहेड, एक था एडमिन, एक था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एक काम करते हैं, 9-10 एग्जांपल देगा, बताना कौन से ओवरहेड में जाएगा। मेरा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा,
मेरा हेड ऑफिस का सैलरी, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउस चार्जेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, पावर एंड फ्यूएल, लीगल चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेज, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा नहीं आएगा? ध्यान है, कुछ आइटम को हम लोग कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करते हैं। मेरा पहला ऑल अबनॉर्मल लॉसेस। मेरा अगला आने वाला है बैड डेट पीबीडीडी। मेरा तीसरा आने वाला है कोई इनकम टैक्स का खर्चा। मेरा अगला आने वाला है कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल हो गया डोनेशन, और अगला एनी एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन या कैश डिस्काउंट। लास्ट डे पढ़े थे कन्वर्जन कॉस्ट। मेरा कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। याद करना, कन्वर्जन करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए मशीन, एक मशीन को चलाने वाला आदमी। मशीन को चलाने वाला आदमी का वेजेस, मशीन का सारा खर्चा, और इसके अलावा एक और आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस अगर किसी क्वेश्चन में रहा। चलो यहां तक पढ़े थे, लास्ट डे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले लिखना सेल्फ नोट। हम क्वेश्चन 4 होमवर्क करके आया है, मतलब हम भी करके आया है, तुम लोगों को दिखा देगा, मैच कर लेना, ठीक। पहले एक बस हमको एक सेल्फ नोट लिखवाने दो। यहां लिखना सेल्फ नोट। सब प्लांट एंड मशीनरी के लिए कौन सा लेंगे? मशीन रिलेटेड सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्लांट एंड मशीनरी भी तो मशीन है। चलो डन। अब यहां लिखना 4 लाइन, फिर करेंगे 3 क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर द डे। और आज हम एक और होमवर्क देंगे, मुझे याद दिला देना। चलो डन। पहला, अब 4 में से एक तो तुम लोग ऑलरेडी पता है, पहले वही पूछते हैं। जरा बताना, हमारे क्वेश्चन में अगर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड दिया रहे और क्लियर कट बोल दे प्रोडक्शन नेचर, तो प्रोडक्शन, और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड दिया रहे क्लियर कट बोल दे मार्केटिंग नेचर, तो मार्केटिंग। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में खाली ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड बोले, ये ना बताए प्रोडक्शन है या मार्केटिंग, तुम लोग क्या मानेगा? जनरल नेचर। जनरल नेचर क्या मानेगा? जनरल नेचर। और अगर जनरल नेचर मानेगा, बोलो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? नीचे। तो ये है पॉइंट नंबर 1। ऑलरेडी अभी बताया हुआ है, अभी याद रह जाएगा 10-15 दिन, पर जब एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग रास्ते में गजरी बन के घूम रहा होगा, तो उस समय याद नहीं आएगा, इसीलिए लिख लो। पर एक चीज तो समझ में आ गया, तुम लोगों का क्लास डेली घर जाके रिवाइज कर रहा है, डेली रिवाइज कर रहा है। एक चीज तो समझ में आ गया। चलो, मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ ना बोले। फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारा? एक भी क्लास किया हुआ है कॉस्ट शीट का? ओ, तब ठीक है। आज मेरे को लग रहा है कुछ लोग और फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास ना? फर्स्ट क्लास ना? नहीं वो चलो, मेरे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ ना बोले, हम लोग अज्यूम करेंगे एज जनरल इन नेचर, in absence of any specific information. यानी अगर बाई चांस हमारा क्वेश्चन साइलेंट रहे और बाई चांस हमारा क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो हम लोग ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को मानने वाले हैं कौन से नेचर का? जनरल नेचर का। और अगर जनरल नेचर का माने, मेरा कहां जाने वाला है? नीचे की तरफ। डन। पहला पॉइंट बड़ा आसान था। अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। तुम लोग को आइडिया कल क्या हुआ था इस गली में? जस्ट हमारे बिल्डिंग के पास में जब नीचे उतरेगा, राइट में जाएगा, एक मंदिर है, उसके जस्ट बाजू में जो बिल्डिंग बन रहा था, वो कल बिल्डिंग गिर गया था। सारे न्यूज चैनलों में आया था। तो इसीलिए हम कल रात को भी आकर पूरा वो किया। सफाई क्यों करेगा? मतलब ऑब्जर्व किया, और थैंकफुली नो कैजुअलिटीज। आज मॉर्निंग में भी हम सुबह जल्दी आया 6 बजे और आकर देखा
सब क्लियर है ना? नहीं तो तुम लोगों को सुबह सुबह मैसेज करता कि घर से लाइव ऑनलाइन करो, क्लास तो होता, लाइव ऑनलाइन करो। पर थैंकफुली सब कुछ क्लियर हो गया, तुम लोगों को पता ही नहीं चला ऐसा कुछ हुआ। बस देखोगा बैरिकेड लगाया हुआ है, आदमी आ जा सकता है, गाड़ी आ जा नहीं सकता। सोचो। चलो अगला लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2, पावर एंड फ्यूल। अब एग्जाम में आइदर वर्ड यूज करेगा पावर एंड फ्यूल या फिर वर्ड यूज करेगा यूटिलिटीज। अब हम चाहेगा ना इसका, तुम लोग मेरे को बताओ, जैसे शब्द पावर एंड फ्यूल आया, तुम लोग के हिसाब से किधर जाने वाला है? कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम बताते हैं, दो ऐसा आइटम है जिसका दो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है। एक है मेरा पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल को आइदर लेकर जा सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में या फिर उसको लेकर जा सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्वेश्चन उठता है किस समय क्या करना है, बताते हैं। इस क्लास में कोई भी जमशेदपुर का है? वाह, इतने सारे लोग जमशेदपुर के हैं, वेरी गुड। जमशेदपुर वो लोग क्या चीज के लिए फेमस है? बस टाटा स्टील। ठीक, टाटा स्टील फैक्ट्री में गए? नहीं गए? भाई ये कौन है? अब उल्टा पूछेंगे तुम कहां नहीं गए? एक और जन था ना, नहीं गए है, नहीं गई हो टाटा स्टील, गई है, जाकर क्या ऑब्जर्व किए? फर्नेस है और नहीं ठीक है, अब तो ऑब्जर्वेशन बता रही है। हाँ और बताओ। लिफ्ट देखी वहां जाके फैक्ट्री में? अच्छा हाँ हाँ, फर्नेस को इंस्पेक्ट करने के बगल में एक लिफ्ट है, करेक्ट। और ऑफिसेस बना हुआ देखी, और बहुत बड़ा सा गेट है। सुनो, अब हम बताते हैं, जैसे कोई भी अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री में जाएगा, आयरन स्टील फैक्ट्री में जाएगा, तो भाई आयरन स्टील के कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहां पे ह्यूज पावर लगता है। और अगर वहां पर ह्यूज पावर लगता है तो ऐसा हर एक कंपनी क्या करता है, अलग से ट्रैक करता है, यार मेरे हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पावर लग रहा है। कारण क्या? वो एक बहुत बड़ा खर्चा है, और अगर ये बहुत बड़ा खर्चा है वो अलग से ट्रैक जरूर करेगा कि भाई मेरा हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पावर लगता है। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पावर लगता है, अगर ये अलग से ट्रैक करेगा और ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा हर एक प्रोडक्ट में पावर कितना लगा, हर एक के लिए वो एग्जैक्ट ट्रैक कर रहा है कितना कितना पावर लगा, तो पता है पावर का खर्चा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कारण क्या? डायरेक्टली पता है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पावर लगा। पर वही एग्जांपल है, मान लो हमारा सिगरेट फैक्ट्री। अब भाई सिगरेट फैक्ट्री के अंदर में एक संग में तुम लोगों को वीडियो दिखाया था, हजारों सिगरेट साथ साथ बनता है, और अगर हजारों सिगरेट साथ साथ बनता है तो ये इम्पॉसिबल टू ट्रैक है हर एक सिगरेट को बनाने में पावर क्या लगा, कि जो पावर लगा उससे 1000 सिगरेट संग संग में बने जा रहा है। यानी पता है उस तरह के इंडस्ट्री के अंदर में ये इम्पॉसिबल टू ट्रैक है हर एक प्रोडक्ट को बनाने में एग्जैक्ट पावर क्या लगा। लगा तो है, एग्जैक्ट कितना लगा नहीं पता, यानी उस केस में वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट। यानी पता है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर का, किसी में रहेगा इनडायरेक्ट नेचर का। अब वेरी लेट, 1 मिनट लेट आने का रीजन क्या है? तुम दोस्त लेट आया। अब मेरे को लगता है मेरे को नेक्स्ट डे से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट डे से फर्स्ट सेकंड थर्ड वार्निंग हटाओ, लेट आते ही गाना, उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर लेते हैं। तुम लोग बताओ कितना बजे? अरे भाई पगला है, 2 घंटा खाली आदमी गाना ही गाता रह जाएगा। 11:15, 11:15 एक डिसेंट टाइम है। डन। देखो तो देखो मेरा अभी हम क्या बताया, जो मेरा पावर एंड फ्यूल है वो क्या है, जो इंडस्ट्री के अंदर में एग्जैक्ट हम लोग ट्रैक करते हैं कि हर एक फिनिश गुड्स को बनाने में पावर क्या लगा, एग्जैक्ट ट्रैक करते हैं, तो मेरा रहेगा डायरेक्ट नेचर का, तो बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। पर भाई जिस इंडस्ट्री के अंदर में एग्जैक्ट ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, सोचो ना एग्जांपल बिंगो। अब हर बिंगो के चिप्स को बनाने में पावर क्या लगा, कौन ट्रैक करेगा? मान लो एग्जांपल है हमारा वो, समझ में आया? अरे हाँ सनफीस्ट,
इशारा करा, समझ नहीं रहा। खैनी ऐसे कौन खाता है? ठीक। अब जस्ट इमेजिन करो बिस्किट हो गया। अब ये सब के अंदर में इम्पॉसिबल टू ट्रैक है कि भाई हर बिस्किट को बनाने में पावर क्या लगा तो है, एग्जैक्ट कितना लगा नहीं पता, तो वो इनडायरेक्ट है यानी ओवरहेड में ले जाएंगे। पर जिस इंडस्ट्री में एग्जैक्ट ट्रैक होता है उस केस में डायरेक्ट नेचर का होना चाहिए, कहां लेकर जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बोलेंगे ये सब हटाइए, एग्जाम में क्या करना है ये बताइए। अब एग्जाम के अंदर में दोनों ट्रीटमेंट चलेगा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखता है नीचे में नोट दे देता है, कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको इनडायरेक्ट माने, या अगर मान लो इसको इनडायरेक्ट की तरह ट्रीट करता है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो नीचे में नोट दे देता है कि कोई स्टूडेंट चाहे तो उसको डायरेक्ट माने। दोनों चलेगा, पर पिछले 2-3 टर्म के अंदर में दोनों इंस्टीट्यूट इसको मान रहा है डायरेक्ट नेचर का, नीचे नोट दे देके, तो हम लोग भी डायरेक्ट नेचर का मान लेंगे और नीचे में नोट देके। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पे हम लोग आइदर अज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस या अज्यूम कर सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी अज्यूम करना, नीचे नोट जरूर देना कि ऑल्टरनेटिवली इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। डन? अरे बोलो ना। डन। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। अब मेरा पॉइंट नंबर 3 का जो आंसर दे दिया उसको मिलेगा एक स्पेशल इंसेंटिव। ठीक। अब बुद्धि लगाना, ठीक है? भगवान का जितना बुद्धि दिया सारा लगा दो। ठीक, मैं बोल रहा हूं बुद्धि लगाना है, बुद्धि। कॉशीट के क्वेश्चन में मान लो वर्ड यूज किया है सेल ऑफ स्क्रैप। शुरुआत इजी कर रहे। मान लो हमारे कॉशीट के क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है सेल ऑफ स्क्रैप। जरा बताओ सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करते थे? लेस करते थे नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक। अगला लाइन, एग्जाम के अंदर में वर्ड यूज किया है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। जरा बताना। और एग्जाम के अंदर में वर्ड यूज किया है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब बताओ क्या करें? क्या अभी भी जैसा होता था वैसा ही होगा या कुछ और होगा? वैसा या कुछ और? वैसा या कुछ और? क्या होगा कुछ और? एक मिनट, आपने क्या कहा? क्यों माइनस? तो ध्यान देना, एकदम सही बोल रहा है। जैसे ही हमारा रॉ मटेरियल आया और रॉ मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज या मशीन में जाने के पहले अगर बाई चांस खराब हो जाए तो भैया जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदे आइडियलिस्टिकली उसी समय खराब चीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर ये उस समय रिजेक्ट ना करके वो अपने पास रख लिया। पर रॉ मटेरियल स्टेज में खराब हो जाए तो भैया मशीन तक तो पहुंचा ही नहीं, और अगर मशीन तक पहुंचा ही नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड तो लगा ही नहीं, और अगर लगा ही नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्यों माइनस करेगा? तो जैसे अगर बाई चांस हमारा रॉ मटेरियल का स्क्रैप रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही बेच देते हैं, तब उस केस में बेच के जो पैसा आया कॉस्ट से माइनस तो करेंगे, पर ध्यान देना बाद में नहीं करेंगे। कब करेंगे? पहले। कहां पहले? जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक। एक और क्वेश्चन, बाई चांस हमारे क्वेश्चन में वर्ड यूज करें सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तुम लोग बताना रॉ मटेरियल से लेस होगा या नीचे वाला लेस होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? यानी जो नॉर्मल सेल ऑफ स्क्रैप बोलते हैं वो कौन सा रहता है? सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। डन। फटाफट लिखना पॉइंट नंबर 3। सर मुझे आप दिख नहीं रहे हो। वो करो, क्या बोलते हैं, रिफ्रेश नहीं, हाँ लॉग आउट करके लॉग इन करो, हम दिखेगा। चलो मेरा अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। अब ध्यान देना, एग्जाम के अंदर में चौक खोल के देखेगा स्केल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है नहीं। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है तो रॉ मटेरियल से लेस करेंगे, खाली सेल ऑफ स्क्रैप बोले या सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब नीचे से लेस करेंगे। सही कहा।
सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अगर लिख दे तो इसको डिडक्ट करने वाले हैं फ्रॉम यानी जैसी वर्ड है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जैसी वर्ड रॉ मटेरियल आ जाए माइनस कहां से करेंगे? फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज। बोलो सही है ना यहां तक? और अगर खाली नॉर्मल सेल ऑफ स्क्रैप रहे या सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग रहे तो जहां से नॉर्मली लेस करते हैं ना नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद, ये लेस करेंगे वहीं से, डिडक्ट आफ्टर नेट फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। चलो लिखते हैं हमारा आज का आखिरी लाइन, पॉइंट नंबर 4। उसी के साथ आज का क्लास होता है समझाने वाला पोर्शन खत्म। ठीक, और मेरा आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, और हम चाहेगा, अच्छा पहले लिख लो यहां तक, तुम लोग का वेंसडे को रहेगा प्रॉपर इंसेंटिव क्लास, कॉस्ट शीट का क्लास खत्म होगा वेंसडे को, और वेंसडे को क्लास के बाद आखिरी 10 मिनट जिसका मन चाहे वो यहां पर आना। याद है बोला चिट उठाएंगे 2000 और 5000 बोला है, पहला क्लास में 5000 बोला है, 5000 2000 1000 और ब्लेसिंग्स। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, हम 500 बोलना चाह रहा था। पांच 5000 2000 1000 ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स तो कैंसिल नहीं हुआ था, पर 1 मिनट 500 ही था। पीछे में मेरे कुछ वेल विशर्स है जिन्होंने मुझे इशारा करके बता दिया। अब जरा ड्रामा मत करो, वो लोग खुद भी पीछे घूम घूम के देख रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच। तुम लोग क्लास में मेरे 4-5 स्पाई है जो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं। चलो नहीं सर, आपके ऑफलाइन वाले झूठे हैं सर, 500 का बात था। देखो कितना सच्चा है लोग, इनको तो मिलना नहीं है तो बता दिए। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। हम चाहेंगे ना पॉइंट 4 का आंसर मेरे को तुम लोग बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे आए इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो कहां जाने वाला है? कहां जाने वाला है? क्या करेंगे? कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड ही करना। पर ऐसे वापस से इसके अंदर में एक और ट्रीटमेंट दिया, एक ऑप्शन एक्सक्लूड कर दो, झमेला खत्म। ये अगला ऑप्शन है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करता है, करो 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 करो, कॉस्ट ऑफ सेल तक आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना ब्रैकेट में लिख दो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट को ऐड करके दिखा दो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिर ऐड प्रॉफिट सेल। अब तुम लोग बोलेगा कि फिर ये ऐसा करने का कारण क्या? याद करो हम बताया था कि कॉस्ट शीट में खाली वो खर्चा लेते हैं जो हर कंपनी के लिए नॉर्मल लगे, और मेरा इंटरेस्ट का खर्चा आइडियलिस्टिकली हर कंपनी के लिए नॉर्मल नहीं माना जाता। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? आजकल के जमाने में जो मैक्सिमम कंपनी है, सारे के सारे कंपनी जो अपना बिजनेस करते हैं वो आइदर लोन या डेट के फॉर्म में करते हैं। लोन ले लेता है या डिबेंचर के द्वारा पैसा रेज कर लेता है। यानी पता है आज के दिन इंटरेस्ट देना ऑलमोस्ट हर कंपनी के लिए नॉर्मल बात हो गया, और सिंस ये नॉर्मल बात हो गया इसीलिए अब कोई कोई कंपनी क्या करता है, इंटरेस्ट को अपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड करने लग गया। पर कहां करेंगे? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करता है पूरा कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच गए। अब जैसी बारी आया ऐड प्रॉफिट सेल करने का, बस कॉस्ट ऑफ सेल के ब्रैकेट में लिखे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऐड करके दिखाया इंटरेस्ट, ताकि क्लियर कट टॉप मैनेजमेंट को नजर में आ जाए कि कॉस्ट ऑफ सेल कितना था, इंटरेस्ट का खर्चा अलग से कितना था। तो यहां पर आया कॉस्ट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऐड किए इंटरेस्ट तो मिला कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग। एक सेकंड, समझ में आता है एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग हाँ हटाया हुआ है, इंक्लूडिंग जोड़ा हुआ। अब यहां पे आया ऐड प्रॉफिट, क्या मिलेगा? सेल। तो दोनों ट्रीटमेंट चलेगा, एग्जाम में जैसा मन चाहे करना, दोनों चलेगा। चलो भाई काम करें, फटाफट यहां लिख दे। चलो यहां लिखता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एग्जाम के अंदर में बस दो ही जगह दो ट्रीटमेंट आएगा, एक पावर एंड फ्यूएल
आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस मानो या फैक्ट्री ओवरहेड, अगला इंटरेस्ट ऑन लोन। आइदर इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड। घबराना मत, हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या करना है ताकि हम लोग हमेशा कंसिस्टेंटली करते रहे, वो हम बता देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आइदर एक्सक्लूड कर दो, झमेला ही खत्म, या फिर शो आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स show after cost of sales as a separate line item. Done? Done? चलो इसी के साथ जितना मेरे को समझाना था इस चैप्टर में मैंने समझा दिया। शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तुम लोग फटाफट करो 3 क्वेश्चन, हम बस नंबर बोलेंगे, ट्राई करना अपने आप करने का। नहीं 9 मत करो, 10 करो। एक होमवर्क हो गया, कभी करेंगे, अभी करेंगे 10। चलो मेरा पेज नंबर 2.11 क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो डन। अब एक काम करते हैं फटाफट पहले इस क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। देखो क्या लिखा है, देखना। द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर अप्रैल 20x9। अब पहला लाइन ही है, इस लाइन में एक बहुत अच्छा अंग्रेजी है, जरा देखे तुम लोग समझता है क्या। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक मिनट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्यों देगा? डायरेक्ट लेबर का खर्चा मतलब ये कौन सा कॉस्ट है? देखो मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 17,500 और आगे बोलता है जो मेरा डायरेक्ट वेजेस 17,500 आया ये क्या है? 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है वर्क्स ओवरहेड का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। मेरे क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट वेजेस है 17,500 और ये 17,500 रुपया किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये मेरा 17,500 रुपया किसके बराबर है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बताओ इतने से लाइन से मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। बताओ जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके कितना आएगा? कितना आएगा? 17,500। सोचो ना ये क्या है? ये मेरा 17,500 है 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर बाई चांस मेरे को निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू क्या आने वाला है? 17,500 डिवाइडेड बाय 175%। और एक काम करना, जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, 17,500 डिवाइड बाय 175% क्या आता है? 10,000। यानी मेरा पहला लाइन में दो चीज मिला, एक डायरेक्ट वेजेस 17,500 है और एक फैक्ट्री ओवरहेड कितना आने वाला है? 10,000। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना। मेरा अगला लाइन में देखो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। यानी मेरा COGS के अंदर में एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। और जस्ट इमेजिन करो COGS में एडमिन एक्सपेंस तभी इंक्लूड होता अगर वो प्रोडक्शन नेचर का रहता। और वैसे भी हमारे क्वेश्चन में अगर खाली एडमिन एक्सपेंस बोले हम लोग कौन से नेचर का मानते हैं? जनरल, यानी एनीवेज वो बाद में आता। तो देखो मेरा COGS का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 56,000। और आगे हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री का दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। एक सेकेंड, 1 अप्रैल 30 अप्रैल रॉ मटेरियल WIP FG तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। मेरा सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। मेरा जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है यानी एडमिन का खर्चा, कुछ ना बोले जनरल नेचर नीचे जाएगा। और लास्ट में सेल वैल्यू दिया हुआ है, बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है? इजी या कैसा लग रहा है? एक बात बताते हैं, कॉस्ट शीट का पहला लाइन भी नहीं लिखा जाएगा। एक मिनट, कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है
ऐड करना है परचेज नाम, हाँ ठीक है, ठीक है, अरे बोलने तो अरे बाकी बहुत लोग हैं जिसका नहीं हुआ, ठीक। ऐड करना है परचेज जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, माइनस करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब कुछ लोग बोलेगा परचेज नहीं दिया है, कुछ नहीं हुआ, जीरो। तो भैया अगर परचेज ही नहीं किया और परचेज ही नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया क्या? और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया ही नहीं कुछ तो सेल हुआ कैसे? यानी परचेज है तो जरूर, क्वेश्चन में दिया नहीं है। और अगर परचेज है और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? बैक कैलकुलेशन के द्वारा। यानी जो जो हमारा आइटम दिया हुआ है सारा का सारा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिख देंगे, जो जो वैल्यू दिया है सारा का सारा वैल्यू लिख देंगे। देखना मेरा परचेज का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। यह मत सोचना परचेज का वैल्यू जीरो है, परचेज है जरूर, कितना है वो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग एनीवेज वो बैलेंसिंग फिगर की तरह कैलकुलेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई करेगा करने का। जब लाइट गया ना तुम लोग इसका बड़ा वो किया। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। चलो बनाना क्या है? कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट, और पीरियड क्या दिया हुआ है? फॉर अप्रैल 20x9। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स आर डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो सुमित, परचेज जीरो हो ही नहीं सकता। मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मिलता कैसे लिख दो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग पता है, परचेज को भी ब्लैंक छोड़ के रखो, उसका वैल्यू क्वेश्चन के लास्ट में अपने आप आएगा। चलो यहां पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तुम लोगों को क्लास का बताया नहीं ना कभी कोई इमरजेंसी और का, ये बताना पड़ता है पहला क्लास में। देखिए तुम लोग का कितना अच्छा है ये। बाई चांस क्लास के दौरान अचानक से आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर मान लो आग लग जाए तुम लोग क्या करेगा? 5 तरह से गुज जाएंगे? नहीं। और बाई चांस कभी ऐसा अनहोनी घटना घट जाए, तुम लोग ना ये दरवाजा यूज करेगा ना ये, तुम लोग यूज करेगा पीछे इमरजेंसी एग्जिट, वहां पे सीडी है। अगर बाई चांस उधर लग गया तो फिर ये मतलब ऐसा अच्छा बात बोलो ना। और जो ये बाजू में ना तुम लोग देखेगा बहुत सारा वो, वैसे देखो ऊपर में ना स्प्रिंकलर्स है, कुछ भी ऐसा हुआ ना ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिल अगर तेज लगे ना तो फिर वो वाला यूज करेंगे। अब अगला, अगर बाई चांस को एक दिन भयंकर तेज बारिश आ जाए, और हम एक बात बताते हैं बहुत तेज बारिश आता है, हमारा गली ऑलमोस्ट डूब जाता है, तब उस सिनेरियो में बिल्कुल भी मैसेज मत करना, कॉल मत करना क्लास हो गया है नहीं, क्लास 100% होगा। आज जो आ सके वो आ जाना, जो नहीं आ सके वो घर से लाइव ऑनलाइन करना। आने का जिम्मेदारी तुम लोग का, निकालने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। कैसे निकालेंगे वो? जब बारिश आता है तो इस खाली इस गली में पानी भरता है, हमारे बिल्डिंग से गली के मोड़ तक बोट सर्विस हम लोग शुरू करेंगे। तुम लोग को बस अपना आईडी कार्ड दिखाना है, वो तुम लोग को गली के मोड़ तक उतार देगा। डन। सिर्फ तुम लोग का बैच के बीच में बारिश आ सकता है, इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक। तीसरा बात, पढ़ने के दौरान अगर बाई चांस अर्थक्वेक आ गया, क्या करेगा? भागने का कोशिश भी मत करना, 5 तल्ला में है, जो होना उसके पहले हो चुका होगा। अगर बाई चांस अर्थक्वेक आए, जो जो बेंच है ठीक बेंच के नीचे तुम लोग छुपेगा, हम इसके नीचे छुपेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है वापस उस समय। और तो क्या होता है? और तो कुछ हो नहीं सकता। सुनामी आ जाए, टेरर अटैक हो गया, तो भाई जो करेगा वही करेगा, ठीक। तो उस समय देखो तुम लोग का कर्तव्य बनेगा अपने गुरु को बचाना, तुम लोग सब मेरे को पकड़ लेगा। नहीं, हम क्यों चलाएंगे बोट? बोट सर्विस होगा जिस दिन बहुत तेज बारिश आया, पानी भर गया उस दिन। चलो, हाँ सही में होता है, बस खाली आईडी कार्ड दिखाना हमारा। चलो सर, हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग घर में जो स्टेप बोला घर में फॉलो करना है।
मेरा पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आने वाला है? ओपनिंग रॉ मटेरियल। सुनो ना, हमको फटाफट एक बार हेल्प करेगा ये वैल्यूज बताने में। सर टेरर अटैक हुआ तो उसको आप इंसेंटिव दे देना 500 रुपया। चलो, मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में परचेज नहीं पता, ओपनिंग क्लोजिंग पता है ना? देखो तो कितना है, कितना है, कितना है, कहां गया रे? ये ना मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल 8000, क्लोजिंग है 10600। अब परचेज का वैल्यू सिंस नहीं दिया हुआ है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी अभी तक नहीं पता, बस खाली ब्लैंक छोड़ के रखो। यहां तक क्लियर है? मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जरा देखो तो। सर फिर मैं बारिश के दिन आऊंगा, मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है। आ जाओ। जरा देखना, मेरा डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट माने डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 17500। मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। एक सेकेंड, डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और ट्रेसेबल एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों मिलाकर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। चलो एक काम करें, लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट। कितना आएगा वो नहीं पता, पर कुछ आएगा जरूर। ठीक है, पूरा लेडीज टाइप है। मेरा प्राइम कॉस्ट क्या मेरे को ऐड करना है? मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो अगला लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा क्वेश्चन उठता है फैक्ट्री ओवरहेड कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है, वेजेस है 17500 जो 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, यानी 17500 रुपया 175% है ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा? 17500 डिवाइडेड बाय 175%। और ये 175% क्या होता है? 175 बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो 17500 बाय 175 इंटू 100 कितना आने वाला है? 10000। अब जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। कुछ तो आएगा, कितना आएगा नहीं पता। आपको समझ में आ रहा है? प्रॉमिस, आपका नाम? हाँ, ओ हाँ, ब्यूटी। इनका नाम है ब्यूटी कुमारी, करेक्ट? मैंने तुम्हारे जन्मने के बाद ये नाम रखा गया था कि तुम बाद में खुद अपने आप को बुलाई? हमारा नाम भी कोई ऐसा रखता, लवली रंजन। कितना अच्छा लगता। चलिए लिखते हैं ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जरा हमारे क्वेश्चन में देखा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 10500, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 14500। अब जैसे ही माइनस करेंगे क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब कितना आएगा वो नहीं पता, पर कुछ आएगा जरूर। बोलो तुम लोगों को यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद मेरा आने वाला है सारा का सारा नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर नहीं। एडमिन ओवरहेड दिया है, कुछ ना बोले जनरल नेचर। माइनस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं। यानी शॉर्ट ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्लियर है यहां तक? अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को एडजस्टमेंट करना है दो। ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। दोनों दिया हुआ है। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। देखना मेरा एफजी का ओपनिंग 17600, क्लोजिंग है 19000। ये माइनस करते ही आने वाला है सीओजीएस। अब पता है सीओजीएस का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जरा फर्स्ट पैरा में देखना, सीओजीएस का वैल्यू दिया हुआ है ना? कहां दिया हुआ है जरा देखना। सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिन, उसमें एडमिन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि जनरल नेचर का है। और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना? 56000।
अब सोचो जैसी ये वैल्यू दिया हुआ है ऊपर का सारा बैक कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, वो आराम से कर लेंगे, पहले खत्म ही कर लेते हैं कॉस्ट शीट। अब मेरा सीओजीएस के बाद मुझे ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड जिसका नाम क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस, सेल करने का खर्चा यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 3500। ठीक, और मेरा एक और आने वाला है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग नेचर। और देखो हमारे क्वेश्चन में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है 2500, लिख देते हैं जनरल एंड एडमिन ओवरहेड है 2500। ये मिलाकर आया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, एट प्रॉफिट क्या आने वाला है सेल। सच्ची सच्ची बताओ ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था, जबरदस्त नहीं था, था। जरा एक बार ऐड करके तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 56,000 में 3500 2500 को ऐड करेंगे 62,000। मुझे हेल्प मत करना, मैं खुद करूंगा। यह है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना है प्रॉफिट, क्या मिलेगा सेल। क्वेश्चन में आइदर प्रॉफिट देगा या सेल। देखो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेल, यानी मेरा प्रॉफिट आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। और देखो सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है 75,000। मेरा क्वेश्चन उठता है प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है, सेल माइनस कॉस्ट। 75 माइनस 62 आने वाला है 13,000। बोलो आया, अब तुम लोग प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन खत्म नहीं। ऊपर में कितना सारा फिल इन द ब्लैंक्स था, उस सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना। अब मेरे को पता नहीं तुम लोग को आता है या नहीं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। परफेक्ट। आपका नाम क्या है, हाँ क्या, जोगी, JOGI, ओ जूही, हमको जोगी सुना, बोला एक वहां उत्तर प्रदेश में योगी, यहां जोगी। मेरा कान में सीरियस प्रॉब्लम है। अब ध्यान देना, जब भी बैक कैलकुलेशन करेंगे, कभी भी जीवन में अगर उल्टा चलो, कभी भी जीवन में अगर उल्टा चलो तो ध्यान देना, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। जब बैक कैलकुलेशन करेंगे साइन पलट जाएगा। तो ये कितना आएगा 56 प्लस 19 माइनस 17,600। कैलकुलेट करके बताओ कितना आने वाला है। अरे बता दो ना, हम कर लेगा। और अगर नहीं बताना मत बताओ, 57,400। अब उल्टा चलेंगे, मेरा 57,400 में ऐड करेंगे 14,500, माइनस करेंगे 10,500, ये आने वाला है 61,400। उल्टा चलेंगे, मेरा 61,400 आया था, ये दोनों को ऐड करने के बाद उल्टा चलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये आएगा 51,400। अब मेरा 51,400 में माइनस करेंगे 17,500, ये आने वाला है 33,900। यह है 33,900। और ये 33,900 कैसे आया था, इसको माइनस करके इसको ऐड करके, उल्टा चले तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। कैलकुलेट करना, ये आने वाला है 36,500 बैलेंसिंग फिगर। बोलो आया। सच्ची सच्ची बताना ये क्वेश्चन कैसा था, नहीं आया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम इधर देखो, उधर देखो, तो अपने आप ट्राई करो करने का क्वेश्चन। अरे ये बताओ अभी हम कहां से ठीक कर पाएगा, हमको एक दिन का टाइम कम करेगा। ठीक, चलो डन। एग्जाम के अंदर में सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ आया हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार 10 10 10 मार्क का। रंजन होता ये क्वेश्चन देता है एमसीक्यू में, कैलकुलेट परचेज 2 मार्क। फिनिश, डन। करते हैं हमारा आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हमारा आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, फिर करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिले वाह जल्दी क्लास खत्म होगा, देखते फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो सुनो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। मंथली मतलब एक महीने का कॉस्ट शीट बनाना है। अरे इसको बोलो नहीं, कितना बोलता है लोग, पूरा किटी पार्टी ग्रुप का मेंबर है तुम। चलो देखो हमारे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल WIP FG। मेरा अगला लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल WIP FG। तो पहला 6 लाइन तो हलवा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। अब हम चाहेगा अगले लाइन का तुम लोग आंसर दो, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ITC अवेलेबल। क्वेश्चन उठता है ITC का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट यानी रॉ मटेरियल पे जो टैक्स दिए उसका क्रेडिट मतलब रिफंड मिल जाएगा। ITC वैसे तुम लोग जब इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेगा ना तो एनीवेज ये जानेगा ही, वहां पे ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरा इनपुट क्या होता है, जो रॉ मटेरियल पहुंचा। अब जितना मेरा इनपुट पहुंचा, जो रॉ मटेरियल पहुंचा, उसमें जितना टैक्स दिए उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब वापस से रिफंड मिल जाएगा। तो एक बात बताओ ना, और बाई चांस ये जो मेरा टैक्स है इसका वापस से रिफंड मिल जाएगा, ये टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, तो क्या लगता है मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसको कॉस्ट शीट का पार्ट मत बनाना। और लिखता ना ITC नॉट अवेलेबल तो परचेज में जोड़ देते हैं। अरे बोलो ना। अब अगला लिखा हुआ है वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस है डायरेक्ट वेजेस। अभी लिखा है एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। जस्ट हम कुछ देर पहले बताया पावर एंड फ्यूएल या यूटिलिटीज है, इसको दो तरीका से ट्रीट कर सकते हैं, आइदर लेकर जाओ डायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड। आई थिंक एक क्वेश्चन जो 2 दिन पहले की उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में ले गए, आज इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाते हैं और नीचे में नोट दे देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लेके चले जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। पावर एंड फ्यूएल या यूटिलिटीज कुछ आए तो 2 तरीका, आइदर डायरेक्ट मान ले जमशेदपुर के फैक्ट्री को याद करके, या अगर चाहे तो इनडायरेक्ट मान ले सिगरेट फैक्ट्री को याद करके, दोनों ट्रीटमेंट चलेगा। अब अगला बताना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये तो ऑफिस एंड एडमिन ही है। अगला लाइन किस में जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ, ऑफिस एंड एडमिन। और बताओ यहां पे कहीं पे भी वर्ड प्रोडक्शन लिखा है क्या? और अगर प्रोडक्शन नेचर का नहीं है मतलब ये कौन सा नेचर का है? कोई भी नेचर नहीं बताया ना प्रोडक्शन या मार्केटिंग, तो कौन सा नेचर का है? और अगर जनरल नेचर का है वो ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर या नीचे? नीचे। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे वाह, अगला 2 लाइन, मशीन आर वर्कड। मेरा मशीन कुल मिलाकर चला है 21,600 घंटा, और यहां लिखा है मशीन आर रेट। मशीन को चलाने का कितना रुपया खर्चा लगता है? 8 रुपया पर आवर। तो हर घंटे का लगता है 8, और कुल मिलाकर चला है 21,600 घंटा, यानी कुल मिलाकर बताया मशीन का खर्चा क्या लगेगा? 21,600 इंटू 8। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा 170 to 800। तुम बोलेगा भाई है तो आप ईश्वर टाइप आदमी। अब क्वेश्चन ये है मेरा मशीन का खर्चा बोलो कॉस्ट शीट में कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा? ये कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना यूनिट बेचे दिया हुआ है, कितना यूनिट बनाए दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना कमाना है दिया हुआ है, बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। ट्राई करो एक बार ये कॉस्ट शीट को, एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अपने आप कर देगा।
सर आपका मेंटल मैथ्स कितना स्ट्रांग है सर, कैसे कैसे? देख मितांशु, ये इसके लिए ना कड़ा मेहनत किया है बचपन में, बचपन से ही। मितांशु आप कहां के रहने वाले? आपका नाम बड़ा यूनिक है, मितांशु संजय कुमार श्री शिमल। वो बताया था ना, कहां का था? ओ अच्छा, हाँ 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 हाँ, आउट ऑफ इंडिया था, करेक्ट। चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन 13। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? आदित्य इंडस्ट्रीज। पावर एंड फ्यूल या यूटिलिटीज दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आइदर ले जाओ डायरेक्ट एक्सपेंस में या फैक्ट्री ओवरहेड, जहां मन चाहे ले जाओ। अभी हम लोग लेके जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, नीचे नोट दे देंगे। हाँ, यूटिलिटीज। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। चलिए यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट। तुम लोग एटलीस्ट प्राइम कॉस्ट तक पहले पहुंचो। अरे करने ना, इतना बात करते क्वेश्चन करो ना। ये वापस अभी भी लगा हुआ है। चलो हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो पहले ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चलो फटाफट लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाम खुद बता रहा है, ऑफिस स्टाफ, ऑफिस ओवरहेड। कहीं पे वर्ड यूज किया प्रोडक्शन, हाँ कुछ नहीं बोला, यानी जनरल नेचर। तो मार्केटिंग जनरल को संग में एक जगह लिखते हैं। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आने वाला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेज, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखना मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां है? ये रहा। एग्जाम में जो जो लाइन लिखो ना, टिक मारते जाना, ताकि ध्यान रहे कौन सा आइटम लिए कौन सा रह गया। टिक नहीं मारेंगे, कुछ देर में सेम आंसर आता रहेगा। बोले वाह, फिर से रॉ मटेरियल आ गया। ठीक, मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 12 लाख। परचेज का वैल्यू दिया है 1,44 लाख। और सिंस हमारे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, रिफंड मिलेगा, तो खर्चा नहीं है। एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल 14 लाख। तीन ही आइटम है। चलो 12 लाख ये आएगा 1,44 लाख। हाँ लिखा है ना, हाँ ऑब्वियसली। तो कहां लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड है? वो जब परचेज का वैल्यू बताया ना, वो हमेशा अलग से बताता है, और जीएसटी को हमेशा वो अलग से रिकॉर्ड करेगा। जब तक नहीं बोले ना इंक्लूडिंग जीएसटी, वो एक्सक्लूडिंग ही माना जाता है। ठीक, सुनो ना, एक और हमको ये एडलेस कर के बताओ ना, कितना जाएगा ये? 1,42 लाख। क्या तुम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम राइट था? बोलिए। मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। चलो भैया, हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना है? वेजेस पेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर, उसे कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया हुआ है? 36,64,000। मेरा तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज है। आइदर चाहो तो मैं एडमिन और सॉरी क्या नाम है उसका, फैक्ट्री ओवरहेड मान सकता है, या डायरेक्ट एक्सपेंस मान सकता है। जो भी मानो, नीचे में बस एक नोट देना कि दूसरा भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेरा यूटिलिटीज का वैल्यू कितना है? 145,600।
यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या कोई भी मेरे को प्राइम कॉस्ट को ऐड करके बताएगा? 180। सुनो ना, एक प्राइम कॉस्ट तक मैच करो ना, बोलो ना, क्या मैंने सही लिखा? प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? मशीन रिलेटेड सारा खर्चा। और हमारे टेबल के बाद अगला 2 लाइन में लिखा हुआ है मशीन कितना घंटा चला और हर घंटे का खर्चा क्या था। तो मेरा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो यहां लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कितना आने वाला है भाई? 21,600 आवर काम किया एट द रेट 8। 172,800। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। प्रियांश अब देखो अब सही होगा, ठीक? सुनो ना, हमको मैं तो कैलकुलेटर हो गया देते। हम एक्चुअली इतना मेंटल मैथ्स लगाएगा ना, तुम लोग को घर जाके बड़ा वैसा फील होगा कि हम लोग क्या किए जीवन में आज तक। इसीलिए बीच में हम कभी कभी कैलकुलेटर ले लेते हैं। 18,2400। चलो परफेक्ट। मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो भैया यहां लिखते हैं ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 18 लाख। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 16,04,000। जाएगा 18378400। सुनो ना, बस कोई एक जन क्रॉस चेक करो ना, सही लिखा हम यहां तक? ठीक। इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सारा नया खर्चा। पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नहीं है। अगला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, नहीं लिखा, खाली एडमिन ओवरहेड है यानी जनरल नेचर। मेरा माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप, नहीं है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, नहीं है, यानी शॉर्ट यही क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो आए यहां तक? अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करना है 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। चलो ऐड करना है ओपनिंग एफजी। दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है ओपनिंग एफजी 9,60,000। लेस करने वाले क्लोजिंग एफजी। मेरा क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग एफजी कहां है? ओ भाई यहां लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी मेरे को क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब भी क्लोजिंग एफजी कैलकुलेट करना है, खाली ये देखना ओपनिंग है या नहीं। जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या ओपनिंग है? एकदम है, यानी 2 तरह का स्टॉक होगा, एक ओपनिंग रहेगा, एक करंट ईयर का प्रोडक्शन। यानी मेरे को 4 में से एक मेथड लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कुछ ना बोले, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ ना बोले कौन सा मेथड लगाते हैं? आइदर फीफो या वेटेड एवरेज, दोनों चलता है। तो एक काम करते हैं, 5-6 लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। याद है 2 स्टेप में काम, एक क्वेश्चन बनाएंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे। सर ट्रैवल अलाउंस डायरेक्ट मटेरियल में क्यों नहीं आया? क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है ऑफिस स्टाफ का। हाँ, रेट अगर आए 4 डेसिमल पॉइंट लेना। चलो सबसे पहले लिखने वाले वो इक्वेशन। एक सेकेंड, हम जिससे पूछे ना वो बताना। वो मेरा इक्वेशन क्या हुआ करता था, ये बताने वाली हैं आप। चलो ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। ठीक।
जरा देखो मेरा ओपनिंग एफजी कितना दिया हुआ है। ओपनिंग एफजी दिया हुआ है 10,000। प्रोडक्शन निकालना होगा। और क्या दिया है? ओ प्रोडक्शन तो दिया ही है, क्लोजिंग का जरूरत नहीं है मतलब। चलो ठीक है कर लो, पर अदरवाइज ऐसे भी हो जाता। प्रोडक्शन दिया हुआ है 194, क्लोजिंग एफजी नहीं दिया हुआ है। सेल कितना है? 1,60,000। सुनो ना, एक बार हमको क्लोजिंग एफजी का यूनिट्स बताएगा, कितना आएगा? हो रहा है ना 44,000 यूनिट्स। वैसे इसका जरूरत था नहीं, प्रोडक्शन का यूनिट दिया है ना, तो ये पहला स्टेप का जरूरत पड़ता नहीं है, डायरेक्टली हो जाता। एनीवेज, अब देखो मेरा दो तरीका का स्टॉक रहेगा, एक जो ओपनिंग में था, अगला जो प्रोडक्शन होकर आया। तो यहां पर लिखते हैं क्वांटिटी वैल्यू रेट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या है, अगला प्रोडक्शन होकर क्या आया। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों दिया हुआ है। कितना दिया है जरा देखना। मेरा ओपनिंग एफजी में 10,000 यूनिट, वैल्यू है 9,60,000। यानी जैसे डिवाइड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? रेट। कैलकुलेट करके देखा, हमारा रेट आने वाला है 9,60,000 डिवाइड बाय 10,000, 96 पर यूनिट। सिंपल है यहां तक, याद है ना ऐसा करते थे? बोलो। अब मेरा करंट ईयर में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, क्वेश्चन बेचारा खुद ही दे दिया था। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था जरा देखा, 194। अब कोई बताएगा प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा कितना लगा, ये वैल्यू में हम कौन सा वैल्यू लिखेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर कॉस्ट शीट में देखता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1837,8400। 1837,8400। अब जब डिवाइड करेगा मेरे को मिलेगा रेट, और ये जो रेट आएगा ना, कभी भी कॉस्ट में रेट आए बेटर होता है 4 डेसिमल पॉइंट लेना। एक बार जरा डिवाइड करके देखो रेट कितना आने वाला है, 94.7340 पर यूनिट। क्या मैंने सही लिखा? अब एक काम करते हैं, लगाते हैं फीफो। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, फीफो का मतलब क्या? जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो ये दो के अंदर में पहले कौन सा आया था, ये वाला, तो बेचेंगे भी पहले ये वाला। और कुल मिलाकर मुझे बेचना कितना है, 1,60,000। अगर 1,60,000 बेचना है तो पहले 10,000 ये बिकेगा, पहले ये आया था पहले ये बिकेगा। तो 160 में से 10 गया, बाकी 150 और बच गया। अब मेरा 150 कहां से जाएगा? इधर से। तो अगर इसमें से 1,50,000 गया, यानी क्या बचेगा? इधर का 44,000। और जिसका रेट क्या आएगा, ये वाला, मल्टीप्लाई करना, क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग एफजी का वैल्यू। ठीक, चलो यहां लिखते हैं एज पर फीफो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 160 बेचना है, 10,000 ये जाएगा, बाकी 150 इधर से जाएगा। तो 194 में 150 गया, यानी बचेगा 44,000। इसका रेट क्या रहेगा? ये आएगा 4168,296। सुनो, तुम लोग का ये वाला कैलकुलेशन अपने आप हुआ था। ये वैल्यू पर पुट करना और कॉस्ट शीट को खत्म करना। हाँ उतना चलो, चलो डन। ठीक है, हाँ वो तब होता अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता। ओपनिंग भी तो पहले से था, नहीं बिका है तो जो 160 बिका है पहले 110, जो 160 बिका है तो सबसे पहले जो 10,000 था वो बिका है, तो यानी बाकी 150 यहां से बचा, तो 194 माइनस 150 क्या आएगा? 44,000। एक कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं, क्लोजिंग एफजी नहीं समझी तो तुम हाँ बोले कि ना, ये ऐसा कैसा हाँ होता है।
4168 296। सर जीएसटी का क्या होगा? जीएसटी में लिखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, यानी जितना मेरा टैक्स दिए पूरा रिफंड मिल रहा है। तो भाई जो खर्चा लगा और पूरा रिफंड मिल गया, नॉट माई खर्चा इग्नोर किया। पर वही अगर लिखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो जो परचेज का वैल्यू आया, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे लोडिंग ऐड होता, अनलोडिंग, कैरेज इनवर्ड, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटी जिसका रिफंड नहीं मिलता, सब परचेज में जुड़ जाता। डन। सुनो ना, कोई हमको वो करो ना, जाएगा 15170104। क्या मैंने सही लिखा? मेरा सीओजी इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखना मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शायद दिया हुआ है, ये रहा लास्ट लाइन, सेलिंग एक्सपेंस 646। ठीक। और एक और कौन सा आने वाला है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। कौन से नेचर का? जनरल या मार्केटिंग नेचर का। मेरा अगला आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन से नेचर का? जनरल या मार्केटिंग नेचर का। क्वेश्चन उठता है कितना था? अब देखो, 2 खर्चा था ऑफिस ओवरहेड में, और नेचर तो नहीं बताया प्रोडक्शन है या मार्केटिंग, मतलब क्या है? जनरल। तो उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। कितना कितना है? 2652 121। सुनो ना, हमको एक और ऐड करके बता रहे हैं कितना आएगा। चलिए ये ऐड करते ही आएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। एट प्रॉफिट क्या मिलेगा? सेल। चलो फटाफट लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल 185891104। ठीक है यहां तक? चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट। क्या मिलने वाला है? सेल। आज तक हमारे हर क्वेश्चन में सेल दिया रहता था, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। हमारे ये क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेल निकालेंगे। और मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जरा देखो। मेरा प्रॉफिट कहां है? ये रहा। देखो मेरा प्रॉफिट क्लियर कट दिया हुआ है, कितना है? 15%। रुको, एक वर्ड तुम लोग ध्यान नहीं दिया। 15% ऑन सेल। अगर 15% ऑन कॉस्ट बोलता, लाइफ में झमेला ही नहीं था। कारण क्या? मेरा कॉस्ट निकाला हुआ है, इसका 15% आ जाता प्रॉफिट, पर प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल। एक मिनट, तुम लोग बताओ कैसे करेगा? एक तरीका है एक्स लेकर करना, पर हमको इतना ज्यादा एक्स को याद करना पसंद नहीं है। इतना मुझे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। प्रॉफिट दिया है 15% ऑन सेल, तो अगर मान लो सेल को माने 100 रुपया, मेरा प्रॉफिट दिया है 15% ऑन सेल, और सेल को माने 100 रुपया, तो सेल 100 रुपया, उसका 15% आ जाएगा प्रॉफिट, यानी 15। और जस्ट इमेजिन करो ये सेल 100 कैसे आया होगा? इन दोनों को ऐड करके आया होगा ना। सो अगर ये 100 है, प्रॉफिट 15 है, यानी मेरा कॉस्ट कितना लगेगा? 85। यानी ये जो कॉस्ट है वो 85 के बराबर है। मेरा ये कॉस्ट अगर 85 के बराबर है, तो 15 के बराबर क्या आएगा? मिल नहीं जाएगा? नहीं मिलेगा? ये मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा मुस्कुराना मतलब क्या होता है? हाँ, वही 15 डिवाइड बाई 85। प्रॉफिट निकाले। देखो ये मेरा कॉस्ट है 18,589,104। जो 18,589,104 है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 85 के बराबर। मुझे निकालना है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है 15 के बराबर, तो 15 का वैल्यू क्या? तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये आने वाला है 3280,430। ऐड करके देखना मेरा सेल कितना आने वाला है? 2186,9534।
डन। तो ऑनेस्टली पूरा क्वेश्चन में कुछ बहुत अच्छा कुछ था नहीं, खाली प्रॉफिट में ध्यान देना था। 15% ऑन सेल था। एक तरीका सेल को 1 मान लेते तब भी चल जाता। आज अगला तरीका 100 मान लो। डन। अब एक बात बताओ, पहले यहां तक हो गया? ये जो चैप्टर है ना, इससे एग्जाम में गारंटीड हर टर्म में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पहला चैप्टर कॉस्ट शीट, कुछ कोई भी टर्म आए इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक। तुम लोग को अभी तक ये चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट। कोई इजी है, कोई मॉडरेट है, कोई इजी है, कोई मॉडरेट, ऐसा ही लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है? करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वापस से पूछेंगे ये चैप्टर कैसा लग रहा है। अब एक काम करना, आना क्वेश्चन नंबर 12 में। आना क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में बजाएंगे आपका 12। सच्ची बताते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले खाली 12 नंबर रिवाइज कर लेना, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, पढ़ने में लगेगा 15 मिनट, करने में लगेगा 10 मिनट, क्योंकि हम एक शॉर्टकट से करवाएगा। करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। और अब सुनो ना, हम चाहेगा जितना तुम लोग का भगवान का बुद्धि दिया हुआ है, सारा बुद्धि एक संग में लगा देना। खाली बताते चलना कौन सा आइटम कहां जाएगा। सही बता रहे हैं, पूरा कॉस्ट शीट का रिवीजन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन 12, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कोइंसिडेंस देखो, आज 12 तारीख को 12:12 पे पेज नंबर 2.12 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, जो बजाएगा हमारा 12। ठीक, चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। देखो, सबसे पहला, अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, अब पहला लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। अगला लाइन पढ़ के बताओ क्या करें, और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सब बताना, ठीक है, ताकि हमको बार बार पूछना नहीं पड़े, अरे बोलो ना नहीं, बताना। ठीक। जीएसटी पेड ऑन अबव परचेज एट द रेट 18%, और जीएसटी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? हेलो, अभी आवाज आया था? बीच में आवाज गया था ना? आएगा नहीं आएगा? आवाज आ गया। यानी ये वाला लाइन को हम लोग कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ऐसे जस्ट पिछला क्वेश्चन था। अगला लाइन लिखा हुआ है फ्रेट इनवर्ड। ध्यान देना, जब हम लोग परचेज का वैल्यू निकालेंगे बहुत सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे। एक मिनट, पहला का एक और नाम कैरेज इनवर्ड, या एक और नाम फ्रेट इनवर्ड। तो देखिए, अभी तो फ्रेट इनवर्ड है, यानी जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलिए। अब एक काम करो, अगला 2-3 लाइन पढ़ के बताओ ये सब कहां जाएगा। मेरा वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। अब ऐसे वर्कर को दिया जा रहा है पीएफ एंड ईएसआई का पैसा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? याद करो, डायरेक्ट वेजेस के अंदर में बहुत कुछ आता था, बेसिक, डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और एक और क्या आता था? बोनस। तो ध्यान देना, जब डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे ये सारा डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होगा। यानी पता है मेरा डायरेक्ट वेजेस में क्या आने वाला है? ये तीनों लाइन। याद आ रहा है? बोलिए। अगला लाइन बताना। ये लेबर चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पीएफ के लिए पैसा होता है, उस तरीका से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए पैसा होता है। बस अगला का अगला चैप्टर लेबर करेंगे तो बताएगा। इवेंचुअली है भी डायरेक्ट वर्कर का वेजेस का पार्ट। अब एक सेकेंड, जिससे हम पूछे बताना। ब्यूटी जी आप बताइए, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, कोई नहीं हेल्प करेगा, ब्यूटी जी बताएंगे। बता दो ना। एक मिनट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ब्यूटी जी।
अब मेरा अगला अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल का दो ट्रीटमेंट, पावर एंड फ्यूल का दो ट्रीटमेंट बोलो क्या क्या, आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड, जहां मन चाहे ले लेना। अब अगला मोल्ड एंड पैटर्न। अब इनफैक्ट देखो ना यहां जॉब चार्जेस, अच्छा एक सेकंड, मोल्ड एंड पैटर्न और ब्रैकेट में लिखा है इसका जीवन है 2 साल का, और भाई ये मेरा खर्चा लिखा हुआ है और बोलता है मोल्ड एंड पैटर्न का लाइफ है 2 साल। तो क्या लगता है ये हम लोग पूरा खर्चा इस साल ले ले या इसका क्या करे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये भी मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जॉब चार्जेस इवन तो हम समझाया नहीं, हम बता देंगे इस क्वेश्चन के साथ में, ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक काम करते हैं ना, पावर एंड फ्यूल को भी डायरेक्ट में लेते हैं, सब डायरेक्ट के अंदर में चल रहा है, तो मेरा ये चारों कहां जाने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक मिनट बोलो, अभी तक क्लियर है? बोलो ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन का आंसर देने वाली है आप। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट कंज्यूम्ड, बताओ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट कौन सा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड, ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। आहा, अब अगला दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, मेरा डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है 4, मेरा चारों डेप्रिसिएशन कहां जाने वाला है, बताने वाले हैं आप चारों। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, अब यहां पे कहीं लिखा है क्या प्रोडक्शन नेचर, नहीं लिखा मतलब जनरल। अगला प्लांट एंड मशीनरी, अगला डिलीवरी व्हीकल। क्या बात है, सच्ची बताओ ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? हाँ मस्त बोला है लड़का, मस्त बोला। चलो अब मेरा अगला, एक सेकंड, अभी तक कोई भी डाउट है क्या? प्रॉमिस, प्रॉमिस। अगला लिखा है सैलरी पे टू सुपरवाइजर। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, सुपरवाइजर कौन होता है? जो वर्कर लोग काम करते हैं उनको जो मॉनिटर करता है ढंग से काम कर रहा है नहीं, उसे कहते हैं सुपरवाइजर। और ऑब्वियस बात है वर्कर लोग काम हेड ऑफिस में नहीं करेंगे, कहां पर करेंगे? फैक्ट्री में। तो उनका सुपरवाइजर भी कहां रहेगा? फैक्ट्री में। यानी पता है कौन से ओवरहेड में जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। अगला, मेरा अगला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिससे हम पूछे बताना। रिपेयर मेंटेनेंस का आंसर देने वाली हैं आप। पहले देखो तो सही क्या क्या चीज का रिपेयर मेंटेनेंस है। मेरा पहला रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड। रिपेयर मेंटेनेंस सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग। ये कह रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिखा हुआ है सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग। बताओ ये कौन से ओवरहेड में जाएगा? सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग। यानी पता है उस बिल्डिंग में क्या है? खाली सेल्स ऑफिस बना हुआ, और सेल्स ऑफिस बना है यानी एक तरह का मान लो ये वेयरहाउस है, यानी कहां जाने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला बताना, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर। मेरा डायरेक्टर रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अरे है ना, एक तुम लोग बोलता नहीं है ना, हमको सच्ची मन करता है हम घर चले जाए। एक तो सुबह सुबह जल्दी उठ के तुम लोग के लिए आए, हम लोग आए मतलब कहीं लिखा है क्या प्रोडक्शन नेचर? नहीं लिखा मतलब जनरल। अब अगला जो बता दिया रीजन के साथ, दिल उसका, मेरे दिल में उसे एक छोटी सी जगह मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, एक सेकेंड हड़बड़ाना नहीं, इसमें एक जगह तुम लोग पक्का गलत बताएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये तो इजी है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, नाम खुद बता रहे कहां जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। जरा बोलो कहां जाएगा? कहां जाएगा? कितने लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड? ये पता है हाथ उठाते उठाते ऐसे तक चला गया। हाँ अच्छा ठीक, कसम। अच्छा ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा तो तुम लोग के हिसाब से कहां जाएगा? कहां जाएगा? परचेज में ऐड करेंगे। कितनों को लगता है जरा हाथ उठाना, गर्व के साथ हाथ उठा, उठाना उठाना, वापस नीचे। फैक्ट्री ओवरहेड किसी को भी लगता है? अचानक से 5 लोग को लगा, 7 लोग को लगा, 9 लोग को लगा। बताते हैं इसका राइट आंसर बिना सस्पेंस क्रिएट किए।
मेजॉरिटी ने कहा परचेज में जुड़ेगा। ये हम सस्पेंस बना रहा था, आंसर नहीं दे रहा था। मेजॉरिटी ने कहा परचेज में जाएगा। जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है, जनरली राइट होता है। भगवान जाने के ऊपर तुम लोग के बैच का कोइंसिडेंस है, जो जनरली लोग बोलते हैं वो गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर परचेज नहीं फैक्ट्री ओवरहेड है। बताइए क्यों? एक तो चलो एकदम क्लियर कट यहां पे वर्ड नजर आया WIP, और ध्यान देना उधर में इंश्योरेंस होता था ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट माने रास्ते का इंश्योरेंस। तो सुनो भैया, ओ भैया सुनो, सप्लायर के यहां से मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो इंश्योरेंस लगा वो है ट्रांजिट इंश्योरेंस, परचेज में आएगा। अब एक और हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर में पहुंच गया, स्टोर डिपार्टमेंट में पहुंचा, मेरा WIP प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में है। अब एक और फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया ना, उसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस लिया जाएगा तो ये रास्ते का इंश्योरेंस नहीं है। एक और फैक्ट्री के अंदर में पहुंच गया, उसके बाद जो इंश्योरेंस लिया जाएगा वो फैक्ट्री का खर्चा है। कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। सुनो, एक और इंश्योरेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो मेरा फिनिश गुड्स बना और ये जा रहा है वेयरहाउस में और वापस से यहां पे जा रहा है बिकने के लिए। कोई बताएगा ये अगर इंश्योरेंस लिया जाए, ये इंश्योरेंस लिया जाए, बताओ ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ध्यान देना, रास्ते का इंश्योरेंस परचेज में जुड़ेगा उधर। एक और फैक्ट्री के अंदर में पहुंच गया, उसके बाद जो इंश्योरेंस है फैक्ट्री ओवरहेड। और एक और फैक्ट्री में फिनिश गुड बन गया, उसको जब बेच रहे हैं उस समय जो इंश्योरेंस लिया गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन? तो ये एक लाइन था जो पूरा का पूरा क्लास का एक्सेप्ट 9-10 लोग गलत था। कैसा लगा? अब बताओ ये क्वेश्चन अभी भी क्या मस्त है? अच्छा अभी मस्त है, मैंने थोड़ा और जलील होना बचा है। अभी देखो एक और जगह तुम लोग का कह के लेंगे। बस आज रुक जाओ, कल से देखो जवाब दे देते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी। देख क्या रहा है बोलो? तो इसको ऐसे देख क्या रहा है? ऐसे देखे जा रहा है। अगला, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ। याद है मैन विद गोल्डन टच, वो टची मैन। बताओ उसका सैलरी कहां जाने वाला है? तो मेरा ये दोनों कहां जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। सच्ची बताओ क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अंदर में वो लग रहा है ना, हमको लग रहा है। अगला लाइन मेरा अगला लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक सेपरेट लाइन आइटम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आगे लिखा है एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है एंड मेंटेनेंस का। पहले बताओ पोल्यूशन कहां पर होता है? वेयरहाउस में होगा, हेड ऑफिस में होगा या फैक्ट्री में होगा? और अगर पोल्यूशन होता है फैक्ट्री में तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का खर्चा भी कहां लगेगा? फैक्ट्री में। अगला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहां था? फैक्ट्री में। तो रिपेयर मेंटेनेंस भी कौन करता है? वहीं पर। यानी पूरा खर्चा कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब आएगा मजा। अगला लाइन चौक खोल के देखना और बताना क्या है ये। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। अब कोई मेरे को बताओ ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इसका नेचर तुम लोग के हिसाब से क्या? जनरल है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है? क्लियर कट वर्ड यूज किया है, फैक्ट्री वर्क रिलेटेड। और फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होता है, यानी पता है ये कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ऑफ प्रोडक्शन नेचर। नहीं, क्यों नहीं? लिखे ना एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और ब्रैकेट में लिखा है ऑफ फैक्ट्री वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है क्या चीज का? खाली फैक्ट्री रिलेटेड काम का। और क्लियर कट बताया फैक्ट्री रिलेटेड काम, फैक्ट्री में बेचने का काम तो होता नहीं है, वहां प्रोडक्शन का होता है। तो कहां जाएगा? प्रोडक्शन नेचर। अगला 3 लाइन और गजब का लाइन सुनो। सैलरी पेड टू मैनेजर्स। कोई बताओ मैनेजर लोग कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? हेड ऑफिस में। पलट, हाँ, हर फंक्शन या हर डिपार्टमेंट का मैनेजर लोग कहां बैठते हैं? जरा देखा,
मैनेजर लोग का सैलरी है। मैनेजर होते हैं ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर में। अब एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन कंट्रोल को देखता है। तुम लोग बताओ, ये जो मेरा हेड ऑफिस का सैलरी है तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन को ही देखता है। तुम लोग बताओ ये कहां जाएगा? क्या? अरे ऊपर नीचे क्या होता है, मतलब कहां जाएगा? वर्ड है सैलरी पेड टू मैनेजर। मैनेजर मतलब हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, और अगर हेड ऑफिस में बैठा हुआ है यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। और यहां पे लिख दिया है प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, तो तुम लोग बताओ ये ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कौन सा नेचर में जाएगा? नहीं, अब और ये क्या है? तुमको जनरल क्यों देगा? तुम क्यों करते हैं मेरे साथ ये? देखा प्रोडक्शन लिखा, तो ये मेरा कहां जाने वाला है? ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्शन। ठीक। अगला जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में बैठा हुआ है वो नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिन है, ना प्रोडक्शन ना मार्केटिंग, वो जनरल है। और अगला मेरा दिया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग, ये कहां जाएगा? तो देखो ये मेरा नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिन है। अब ये सेल्स एंड मार्केटिंग आदमी कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डन। मेरा अगला लिखा हुआ है सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। मैनेजर है मतलब हेड ऑफिस में बैठा है और बेचारा खुद ही बताया तो जनरल है, तो मेरा नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिन, कुछ ना बोले माने जनरल। वाओ। अगला दो लाइन, पैकिंग कॉस्ट। तुम लोग बताओ यहां पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। फालतू दिया हुआ है। पता है क्वेश्चन कब अच्छा होता? पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर, ऐसे लिखता नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, तभी इजी था। चलो ठीक है। तो देखो मेरा दोनों कहां जाने वाला है? मेरा पहला है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, इसका तो एक अलग लाइन आइटम था, और यहां लिखा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेकेंडरी पैकिंग। और कोई बताएगा सेकेंडरी पैकिंग कौन सा ओवरहेड में जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा अगला है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आइदर इसको इग्नोर करो या फिर एक और ट्रीटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल तक आया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऐड कर दो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दोनों चलेगा। अब मेरा अगला बताओ, फीस पे टू ऑडिटर। ऑडिटर का फीस, ऑडिट फीस कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन। मेरा लीगल एडवाइसर यानी जो लॉयर है उसका पैसा कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन। फीस पे टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग का कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन। परफॉर्मेंस बोनस पे टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा स्टॉक दिया है 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, रॉ मटेरियल WIPFG। मेरा स्टॉक दिया है 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, रॉ मटेरियल WIPFG। लो बधाई हो, एक और चीज भी दिया है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बोलो परचेज से लेस होगा या नीचे लेस होगा? ऊपर कब लेस होता? अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल बोलता। डन। मुझे निकालना है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COP, COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं, एग्जाम में आज तक नहीं आया है, पर ऑब्वियस बात है अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो एग्जाम के अंदर में ये जो 30 लाइन आइटम है, नाम का 30 है, किसी किसी के अंदर में देखो 2-2, 3-3 लाइन है, तो इफेक्टिवली 40-45 लाइन का क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर में अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा, इस 40-45 में से 15-20 लाइन चुनेगा और एक क्वेश्चन बना देगा। तो एक बोलते हैं ना एक चैप्टर का मास्टर क्वेश्चन, ये एक तरह का वो है। घड़ी देख के 10 मिनट में खत्म करेंगे, पता है कैसे? मैं कुछ करूंगा, शॉर्टकट। कैसे करेंगे? तुम लोग एक बार मार्क कर लिया ना, आइडेंटिफाई किया? कोई भी लाइन आइटम में कोई डाउट? ठीक है। सर ये वाला सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया है सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, एंड मैनेजर या सारे के सारे हेड लोग कहां बैठते हैं? हेड ऑफिस में। और अगर हेड ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, पर यह प्रोडक्शन नेचर का है, इसीलिए जाएगा ऑफिस एडमिन प्रोडक्शन नेचर में। करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड। मान लो अगर सही में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तुम लोग के हिसाब से कितना मार्क का ये आना चाहिए? 50। 100 नंबर 1, बस काम खत्म। कॉस्टशीट का एग्जाम तो हो गया, खत्म हो गया। रंजन होगा
नहीं नहीं, 2 नंबर का नहीं, इतना चीप नहीं है। चलो पहले हमारी कंपनी का नाम क्या है? अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड। घड़ी देख लो, 12:44 हुआ है, डॉट 1 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ तो बताना कितना देर और लग गया। नहीं नहीं, वैसे हो जाएगा। अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड। यहां पे हम थोड़ा सा चीप हरकत करेंगे, ठीक, थोड़ा सा। चलो बनाना है कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर year ending 31st March 2020। डन डन। भाई कितना बात करता है ये लोग। अच्छा ठीक है, तुम लोग को फील नहीं होता? टिपिकल किटी पार्टी जो गैंग होता है ना, वैसा लगता है। चलो पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट रुपीस। अब देखो हम कैसे वो करता है। सबसे पहला हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये क्वेश्चन है जिसमें सारा लाइन आइटम में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। कभी भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए हमेशा एग्जाम में टिक मारते रहना। सही बता रहे, पक्का करते रहना टिक, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिया क्या छूट गया। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है ओपनिंग रॉ मटेरियल कहां है? अगले पेज में देख 18 लाख, क्लोजिंग कितना है? 9,60,000। इतना तो दिख गया। अब अगला मेरे को चाहिए परचेज। परचेज आई थिंक हमारे क्वेश्चन का पहला 2-3 लाइन में ही था। जरा देखो पहला 2-3 लाइन में कितना था? परचेज का वैल्यू है, ये क्या है? करोड़ है। ओ भाई, परचेज का वैल्यू 10 करोड़, पर ध्यान देना फ्रेट इनवर्ड भी इसमें जुड़ेगा, तो 10 करोड़ प्लस 11,20,600। 10 करोड़ प्लस 11,20,600 ये आएगा 10 करोड़ 11,20,600 मात्र। क्या हमको एक बार रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू बताएगा कितना? इसमें अलग अलग आंसर्स आ रहा है। ये तो सही लिखा रहा, एक क्रॉस चेक कर लो कि 5 लोग 5 अलग आंसर बताएं इसका। डन। अब अगला लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। अब हम बताते हैं हम क्या शॉर्टकट मार रहा है। एग्जाम में ऐसा हरकत मत करना। डायरेक्ट वेजेस के अंदर में देखो कितना सारा चीज आने वाला है। एक वेजेस, एक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक बोनस। आइडियलिस्टिकली एग्जाम के अंदर में तीनों अलग अलग लिख के डिटेल कॉलम में लिख के टोटल बाहर करना एग्जाम के अंदर में। अभी फिलहाल पता है हम क्या कर रहे हैं। देखो हम लोग कंसेप्ट तो समझ गए, समय क्यों टाइम वेस्ट करें। जो मेरा 3 खर्चा है ब्रैकेट में एक बार ऐड करके लिख दे रहे हैं, तो सारा चीज ब्रैकेट में किए। क्वेश्चन 5 ही मिनट का है। क्या हम कर ले? नहीं करे? डिटेल कॉलम में तुम वैसे कर, हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक, चलो अब मेरा डायरेक्ट वेजेस में क्या आने वाला है? एक तो वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर 29,20,000, एक प्रोविडेंट फंड का 3,60,000, एक बोनस का 290। ब्रैकेट में लिखते हैं 29,20,000। तो डिटेल कॉलम में लिखे टाइम वेस्ट होगा। मेन हम लोग को हर एक लाइन का कंसेप्ट समझना था, वो हम लोग पूरा समझ लिए। 29,20,000, 360, 290। क्या बात है। सिशम ने कहा डन, पूरा क्वेश्चन डन। ऐसी है सिशम।
पक्का? सॉरी, ऐसा है सिस्टम। एक बार डायरेक्ट वेजेस को ऐड करके बताओ ना कि वैल्यू कितना आएगा? 35,70,000। सर एग्जाम में ऐसे करना ना, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में देखो पहला बात तो 40-50 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एग्जाम आएगा 15-20 लाइन का, तब आराम से डिटेल कॉलम में लिख के दिखाएंगे। मेरा अगला आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन आने वाला है? ये 4 लाइन। एक तो रॉयल्टी, एक पावर एंड फ्यूल, एक मोल्ड एंड पैटर्न। याद है 2 साल का जीवन था तो डिवाइडेड बाय 2 किए, और एक आने वाला है जॉब चार्जेस। एक काम करें, ब्रैकेट में लिखते हैं 172,600 प्लस मेरा 4,62,000 प्लस ये 8,96,000 था 2 साल के लिए, पर मेरे को चाहिए 1 साल का ही वैल्यू, तो 896 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8,12,000। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आने वाला है 18,94,600। एक और ऐड करके देख लो आया कि नहीं। एक क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, ये नहीं कि हम भी गलत लिखा तुम लोग भी गलत लिखा, मिलके गलत कर रहे हैं। अब जैसे ऐड करेंगे तीनों मिलाकर के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। होगा ना, लास्ट में 600 है ना। देखना मेरा प्राइम कॉस्ट आने वाला है 10742520। बताओ क्या तुम लोग यहां तक राइट हुआ? तो 30 में से 10 लाइन आइटम मैंने खत्म कर दिया। तुम डिटेल कॉलम में लिख रहे हैं ना, जाने नहीं देंगे उसके बिना। चलो ठीक, यह है हमारा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद मुझे ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड। मेरा पहला ओवरहेड का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। मैक्सिमम लाइन आइटम फैक्ट्री ओवरहेड में था। ठीक है, अब जहां जहां पे हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा सबको ब्रैकेट में ऐड कर दे। कहां कहां पे लिखा जरा देखना। सबसे पहले स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट 1,12,000। नेक्स्ट मेरा डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है 84,000 प्लस मेरा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी था 1,26,000 प्लस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर था 1,26,000 प्लस मेरा रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का है 48,000 प्लस अगला क्या है? मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, WIP स्टॉक, तीनों फैक्ट्री ओवरहेड है। तो एक काम करते हैं ना, देख तीनों का टोटल दिया हुआ 85,300, सीधा टोटल ही लिख देते हैं। तो मेरा अगला है 85,300। नहीं, एग्जाम में डिटेल कॉल ये कर सकते हैं। मेरा अगला पोल्यूशन कंट्रोल और इंजीनियर का कॉस्ट कितना है? 26,600 लिख देते हैं प्लस तुम लोग क्लासिफिकेशन सही समझा था ना? अभी तो बस खाली कॉपी पेस्ट कर रहा है, अभी दिमाग का कुछ काम नहीं कर रहा है। मेन शुरू में क्लासिफिकेशन था। और कोई फैक्ट्री ओवरहेड है? प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं है, चलो खत्म। अब एक काम करते हैं, ये शायद आने वाला है 607,900। एक बार मैच करो ना, ये आया ना? कोई बस 1-2 लोग अलग अलग दिशाओं से बता दो। आया? चलो 607,900। क्या चल रहा है ना डिटेल कॉलम? ओए डिटेल कॉलम, डिटेल कॉलम। अगर एग्जाम में भी बाई चांस सही में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सही में आ जाए 40 लाइन का, डिटेल कॉलम में लिखते मत जाना, टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही चलता रह जाएगा। बाद में निकल के मिलेगा आज 10 नंबर का क्वेश्चन में फाड़ के आए हैं, बाकी क्या किया? कुछ नहीं किए। तो एग्जाम में अगर सही में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए
ऐसे कर देना। चलो ये आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। हाँ ठीक है, ये आएगा शायद 1080333100। कोई बस एक जन क्रॉस चेक करते रहो, सब छाप रहे, सब छाप रहे। सही है ना? मेरे पे भरोसा मत कर, खुद भी कैलकुलेशन सही है यहां तक। ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का वैल्यू अगले पेज में है 9,20,000 एंड 8,70,000। तो ये जो अभी काम कर रहे हैं एक मियर क्लेरिकल वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई बिल्कुल बुद्धि नहीं लगा रहे, मेन बुद्धि का काम ऑलरेडी कर चुके हैं जब क्लासिफाई करना था। मेन इंटेंशन था खाली वो समझो, ये तो ठीक है, ये तो छापना है खाली। जैसे ऐड करेंगे क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। $108083,100। क्या मैंने सही लिखा? पता है खाली अकेला ही बोल रहा है यस सर। अरे बोलना नहीं मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक। इसके बाद मेरा आने वाला है सारा नया खर्चा। मेरा पहला कौन सा आने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। भैया हमारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट था ना? बिल्कुल था। ये देखो क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी और क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ का सैलरी 19,600, 96,200। ये आएगा 115,800। करेक्ट है यहां तक? मेरा इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सेकंड, जिसका नाम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उसका तो शायद एक ही लाइन था। ये रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 18,200। करेक्ट। मेरा तीसरा कौन सा आने वाला है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। कौन से नेचर का, प्रोडक्शन। इसमें कितना था, एक तो ये रहा। देखो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा यानी हेड ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन। और ये क्या काम के लिए, फैक्ट्री के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए। तो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर कितना है, 1,18,600 प्लस। अब अगला मेरा मैनेजर का सैलरी दिया है। मैनेजर कहां बैठते हैं, हेड ऑफिस के अंदर में। और अगर हेड ऑफिस के अंदर में बैठते हैं तो यानी खर्चा ऑफिस एंड एडमिन है। पर एक ऐसा मैनेजर है जो खाली प्रोडक्शन को दिखता है, तो ये एडमिन ओवरहेड है, पर कौन से नेचर का है, प्रोडक्शन। कितना है, 9,60,000। जाएगा 10,78,600। अब माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप। हमारे क्वेश्चन में सेल और स्क्रैप भी दिया हुआ है। तुम लोग कहां दिया हुआ है, टेबल के बाद देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। पता है इस क्वेश्चन का खाली डिस्कशन करना ही अच्छा लगता है, करना अच्छा नहीं लगता। डिस्कशन करके अच्छा है, चलो पूरा रिवाइज हो गया। देखना मेरा सेल और स्क्रैप दिया हुआ है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग 86,000, तो माइनस कर दिए 86,000। माइनस करना ध्यान रखना, ठीक है, जोश जोश में ऐड हो जाता है ये। चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। लास्ट में मुझे ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। देखना मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ये रहा 96,000। चलो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म। फटाफट निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा। एक और हम भी कर ले ताकि दो लोगों का क्रॉस चेक हो जाए। जाएगा 10,93,05,700।
भाई खाली अकेला बोल रहा है। सही है ना, तू लोग खाली मन रखने के लिए नहीं बोल रहा है ना, कैलकुलेट कर रहा है ना। यह है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करना है, दो एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी, लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। हो गया, डिटेल कलम हो गया। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी, लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। मेरा ओपनिंग एफजी कहां है, ये रहा 11 लाख, क्लोजिंग एफजी 18 लाख। ये लो आ गया हमारा सीओजीएस। एकदम सृजित कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जाएगा 1086055700। मेरा सीओजीएस के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, जनरल मार्केटिंग। चलो अगला लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जहां जहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखे थे एक एक करके ब्रैकेट में ऐड कर दे, इसीलिए एग्जाम में शुरू में क्लासिफिकेशन कर लेना, तब ये क्वेश्चन लल्लू हो जाएगा। चलो भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है मेरा पहला, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल है 86,000 प्लस मेरा अगला रिपेयर मेंटेनेंस सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का है 18,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अगला हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इधर को, हाँ नहीं सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है, ये तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा ना, नेचर तो नहीं पता, मतलब जनरल तो अभी आएगा। मेरा अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओ वाह और कुछ है ही नहीं, ओ नहीं है। मेरा सेल्स मार्केटिंग वाले का 10,12,000। अच्छा ये भी तो है। मेरा पैकिंग कॉस्ट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा यानी सेकेंडरी पैकेजिंग, ये कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,12,000। और मेरा आखिरी बोनस पे टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000। अगर ऐड करेंगे ये वैल्यू आने वाला है 14,08,000। डन। बाकी जो बच गया ऑफिस ओवरहेड जनरल नेचर, क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में कोई चांस ही नहीं है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आने का। एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन में कोई 15-20 लाइन निकाल कर देगा, तो मेन बस समझना था जो शुरू में हम लोग डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन सही हो रहा है ना, वो अगर हो रहा है तो बाद में ये तो खाली फॉर्मेट में वैल्यू डालना है, ये तो हो ही जाएगा। मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के ब्रैकेट में लिखे क्या क्या है। अब जहां पे खाली ऑफिस ओवरहेड है, नेचर नहीं पता, मतलब वो जनरल नेचर। अब लाइन बाय लाइन जो बचा वो फटाफट कॉपी कर दे। पहला है 56,000, और क्या है क्या है क्या है क्या है, वो पहला लाइन में और कुछ नहीं है, पहला पेज में ये रहा 19,600 डायरेक्टर का व्हीकल। अगला हमारा ये वाला 9,18,000, और जनरल मैनेजर वाला 12,56,000, और आई थिंक ये आखिरी 3 लाइन 180, 120, 220। ये कितना आएगा, 27,69,600। चलो ये आया कॉस्ट ऑफ सेल। एक मिनट,
जाएगा 11 20 कितना बोला 11 27 83 300 मेरा तो ये आ रहा है आई के लिए कर नहीं रहे सही है एक बार देखो ना ये आ रहा है क्या आया अब जो इंटरेस्ट वाला है तुम लोग जैसा मन चाहे करो इधर इग्नोर कर दो या फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऐड इंटरेस्ट करके दिखा दो एक क्वेश्चन में हम लोग इग्नोर किए थे एक में ऐसा भी कर लेते ताकि दोनों ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस रहे कुछ नहीं करना यहां पे लिख दो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऐड इंटरेस्ट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बस इतना ही ट्रीटमेंट है एक ऑप्शन पूरा इग्नोर कर दे ये एक ऑप्शन इसको अलग से प्रेजेंट कर दे चलो यहां पे ऐड कर देते हैं क्या है इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस 7,20,000 ये मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चलो डन अब ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के चाप में मत आना कि एग्जाम के अंदर में इम्पॉसिबल है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आना पर जो क्लासिफिकेशन किए थे ना वो हम चाहेंगे एक बार घर जाके ना तुम लोग वापस से रिकॉल करना कि कौन सा आइटम कहां पड़ जाएगा वो अगर सही चल रहा है यानी चैप्टर सही चल रहा है डन चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हमारा आज का क्लास होता है खत्म